स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सार्क में। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का हिस्ट्री वाले पोर्शन का जो सेकंड लेसन के हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाए थे। आज हम आपको उसी के आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग इसे शुरू कर रहे हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और आपके साथियों को भी। तो चलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात जो है पहले कैसे थे। तो इसका जवाब है, तो हालात जो है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले जनसाधारण के लिए बहुत बुरे थे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, 20वीं सदी के प्रारंभ में 85% रूसी जो है कृषक थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, फ्रांस और जर्मनी के अनुपात 40% से 50% था। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था, ठीक है। अगला पॉइंट है, मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे। तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग क्या थे, बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब रूसी रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था तो सन 1990 के दशक में कई कारखाने स्थापित किए गए और कारखानों में विदेशी निवेश बढ़ गया था। अगला पॉइंट है, कामगार उनकी दक्षता के अनुसार सामाजिक समूहों में बटे हुए थे। कामगार या तो गांवों से आते थे या कारखानों में नौकरी पाने के लिए शहरों में प्रवास करते थे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लेंगे, इस समय किसानों की बिरादरी बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, किंतु कुलीनता के बारे में अधिक नहीं सोचती थी। उनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बटी होनी चाहिए, क्योंकि सामंतिक अधिकारों के कारण यह संभव नहीं था। अतः किसानों को अपनी कम्यून थी, जिससे धन का वितरण प्रत्येक के परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता था, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं आपको, वहाँ के राजनीतिक हालात जो है कैसे थे उससे पहले, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस समय सभी कामगार किसी के निकाले जाने या कार्य स्थितियों को लेकर नियोक्ताओं से असहमत होते थे। तो विभाजन के बावजूद भी वे हड़ताल के लिए इकट्ठा हो जाते थे। 1904 मजदूरों के लिए बहुत बुरा था। अगला पॉइंट है, आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए थे। मजदूरी 20% जो है घटा दी गई थी। अगला पॉइंट है, कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ जाता था। इसके बाद आप लिखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक मजदूर रोज के काम के घंटों को कम करने के लिए, मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य स्थितियों में सुधार करने की मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाया करते थे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो देखिए वहाँ का क्या सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किस स्तर पर भिन्न थी, ठीक है। तो इसका जवाब है, सन 1917 से पहले रूस की कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से जो है भिन्न थी, क्योंकि रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांवों से शहर नहीं आए थे। उनमें से कुछ लोगों ने गांव में रहना जारी रखा और शहर में प्रतिदिन काम पर जाते थे, ठीक है। वे सामाजिक स्तर पर दक्षता के अनुसार समूहों में बटे थे और उनकी पोशाकों में परिलक्षित होता था। धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी, तथापि कामकाजी जनसंख्या एक मोर्चे पर तो एकजुट थी। कार्य स्थितियों और नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल में जो है इनमें एकजुटता थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया था, अब हम लेंगे थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हम चल रहा था अभी हमारा, इसका आंसर अभी और है। ये पढ़ा, अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले रूस की कामगार जनसंख्या
जैसे कि किताबों एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति जो है बहुत भयावह थी। ऐसा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था। वहाँ पर जो है सरकार जो है निरंकुश चलती थी, जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उसकी दुश्मनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, कारखाना मजदूरों की स्थिति इतनी ही खराब थी, स्थिति भी इतनी ही खराब थी। वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। अधिकतर कारखाने उद्योगपतियों को की जो है एक निजी संपत्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। कई बार तो मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। कार्य घंटों की कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे उनसे काम कराया जाता था। उनकी स्थिति इतनी करुणाजनक थी कि उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और सन 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत से पहले न ही किसी प्रकार के सुधारों की कोई आशा थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को दे दिया जाता था। कुलीन वर्ग सम्राट तथा रूढ़िवादी चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी और ब्रिटानी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीनों का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते थे, किंतु रूस में किसान कुलीनों को दी गई जमीन लेना चाहते थे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को मार डाला। रूस में किसान अपनी जमीन एकत्र करते और अपने कम्यून या अमीर को सौंप देते और उनका कम्यून उन्हें प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार बांट दिया करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1917 में जार का शासन क्यों ख़त्म हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जवाब है, जनता के बढ़ते अविश्वास एवं जार की नीतियों से असंतुष्टि के कारण जार का शासन 1917 में कम हो गया। तो किससे, जनता का उस पर विश्वास खत्म हो गया और उसकी नीतियां जो है जनता को पसंद नहीं आई। जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, मतदान के नियम बदल दिए, अपनी सत्ता पे उठे सवालों के विरुद्ध उठे सवालों और नियंत्रण को खारिज कर दिया। रूस में युद्ध प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था और जनता जार का साथ देती थी। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, जार ने ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी। जारीना अलेक्सांद्रा के सलाहकारों, विशेषकर रासपुतीन ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। रूसी सेना लड़ाइयाँ हार गई। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को भी नष्ट कर दिया। फसलों एवं इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए, जिससे हालात जो है और ज़्यादा बिगड़ गए। इसमें अगला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो गया। इससे माल का आयात जो है बंद हो गया। औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूट गई। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होना भी आम बात हो गई। 26 फरवरी 1917 को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। यह आखिरी दांव साबित हुआ और इसके जार के शासन को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया। 2 मार्च 1917 को जार गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता का अंत हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार वर्ग को दे दिया जाता था। किसान में जमीन की भूख प्रमुख थी। उनकी दमनकारी नीतियों एवं कुंठा के कारण वे आमतौर पर लगान देने से मना कर देते थे और प्रायः जमींदारी की हत्या करते। कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी लोगों के विद्रोह के लिए उन्हें उत्साहित किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की घटनाओं और प्रभावों को
लिखना है आपको, ठीक है। तो फरवरी क्रांति 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद में हालात बिगड़ गए। फरवरी 1917 में मजदूरों के क्वार्टरों में खाने की अत्यधिक किल्लत हो गई। संसदीय प्रतिनिधि जार की ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थी। और क्या था इसमें, शहर की बनावट इसके नागरिकों के विभाजन का कारण बन गई। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित थे। बाएं तट पर फैशनेबल इलाके जैसे कि विंटर पैलेस, सरकारी भवन, वह महल भी था जहां ड्यूमा की बैठक होती थी। सर्दियां बहुत ज़्यादा थी, असाधारण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। 22 फरवरी को दाएं किनारे पर एक कारखाने में तालाबंदी हो गई और अगले दिन सहानुभूति के तौर पर 50 और कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कई कारखानों में महिलाओं ने हड़ताल का अगुवाई करी। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया। गलियां रोटी मजदूरी, बेहतर कार्य घंटों एवं लोकतंत्र के नारे लगाते हुए लोगों से भर गई। घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया तथा शाम तक बगावत कर रहे सैनिकों एवं हड़ताल कर रहे मजदूरों ने मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत नामे की सोवियत या काउंसिल बना ली। जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ता छोड़ दी और सोवियत तथा ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर रूस के लिए अंतरिम सरकार जो है बना ली। फरवरी क्रांति के मोर्चे पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं था, इसका नेतृत्व लोगों ने स्वयं किया। पेट्रोग्राद ने राजशाही का अंत कर दिया और इस प्रकार उन्होंने सोवियत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर दिया, ठीक है। तो फरवरी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? फरवरी के बाद जनसाधारण तथा संगठनों की बैठक से प्रतिबंध हटा दिया गया। पेट्रोग्राद सोवियत की तरह सभी जगह सोवियत बन गई, यद्यपि इनमें एक जैसी चुनाव प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन देश निकाले से रूस वापस लौट आए। उसने अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाने वाली 3 मांगें रखी। ये 3 मांगें क्या थी? क्या मांग थी? युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का जो है क्या करना चाहिए, राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मांगें आपको याद होनी चाहिए। तो क्या मांग है? युद्ध को समाप्त किया जाए, किसानों को भूमि हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है, उसने इस बात पर जोर दिया कि अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, ठीक है। ये तो हुई आपकी फरवरी क्रांति में क्या क्या हुआ। अब है अक्टूबर क्रांति। अब अक्टूबर क्रांति के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अक्टूबर क्रांति अंतरिम सरकार तथा बोल्शेविक के मतभेद के कारण हुई थी। सितंबर में व्लादिमीर लेनिन ने विद्रोह के लिए समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1917 को उसने पेट्रोग्राद सोवियत तथा बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मना कर दिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक समिति नियुक्त की गई, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री केरेंस्की ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियों को लाने हेतु शहर में छोड़ दिया। अगला पॉइंट है, क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। थोड़ी सी गंभीर लड़ाई के उपरांत बोल्शेविकों ने मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र का पूरा नियंत्रण पा लिया। पेट्रोग्राद ने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स की बैठक में बोल्शेविकों की कार्यवाही को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, ठीक है। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व मुख्यतः लेनिन तथा उसके अधीनस्थ ट्रोट्स्की ने किया और इनमें इन नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी। इसमें सोवियत पर लेनिन के शासन की शुरुआत को तथा लेनिन के निर्देशन में बोल्शेविक इसके साथ थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे।
बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए। ठीक है, अब अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसका जवाब आपको देना है। तो पहला परिवर्तन है, बोल्शेविक निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे। अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने दिया गया जिस पर वे काम करते थे। ठीक है, शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार इससे कर दिए गए। पुराने अभिजातीय वर्ग के पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियां पेश की। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, नवंबर में संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविकों की हार हुई और जनवरी 1918 में जब सभा ने उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेनिन ने सभा बर्खास्त कर दी। मार्च 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस ने ब्रेस्ट लिटोस्क में जर्मनी से संधि कर ली। अगला पॉइंट है, रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। अगला पॉइंट है, उन्होंने पहली बार केंद्रीकृत नियोजन लागू किया जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई गई। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखना है आपको। तो किसके बारे में लिखना है, कुलक, ड्यूमा, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार और उदारवादी। तो सबसे पहले हम कुलक के बारे में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए इन कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। उनको मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई। अंततः स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, अगला किसके बारे में लिखना है हमें, ड्यूमा। तो ड्यूमा के बारे में लिखते हैं, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दी थी। रूस के इस निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ही क्या कहा गया, ड्यूमा कहा गया। रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 1905 को गठित यह संस्था प्रारंभ में परामर्शवादी मानी गई थी। अक्टूबर घोषणा पत्र में जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की। ठीक है, यह है ड्यूमा। अब 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की क्या स्थिति थी। ठीक है, महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला कामगार सन 1914 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुकी थी, किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। ठीक है, महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था अपितु उनके परिवार एवं बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। वे देश के सभी मामलों में सक्रिय थी। वे प्रायः अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों को प्रेरणा भी देती थी। ठीक है, अब अगला है, और 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस में सरकार बनाई। 1917 में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोरेस टेलीफोन की महिला मजदूर मार्फा वासिलेवा ने बड़ी कीमतों तथा कारखाने के मालिकों की मनमानी के विरुद्ध आवाज़ उठाई और सफल हड़ताल की। अन्य महिला मजदूरों ने भी मार्फा वासिलेवा का अनुसरण किया और तब तक उन्होंने रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की, तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। ठीक है, तो महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला पॉइंट हमें बताना है उदारवादी। अब उदारवादी क्या थे। रूस के उदारवादी वे लोग थे जो ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्म बराबर सम्मान मिले। वे वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोध में थे, सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे।
वे प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्षधर थे जो शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो तथा सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए, किंतु वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। ये इसका एक अपवाद है। उनका विश्वास था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वे महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो ये उदारवादियों की क्या थी? एक कमी थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आप इसी तरह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएँ और उनके आंसर आपको बताएं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। और एग्ज़ाम की दृष्टि से हम आज कल आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी डिटेल में हम आपको नए सेशन से पढ़ाना शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।